ऊपर होता है तो वाइब्रेट करने लगता है। 7 kg से ऊपर 7.5-8 के जाएगा तो वाइब्रेट करने लगता है। क्या चीज़ का ऑपरेट करता है? लाइन जो अपना पाइप लाइन है ना। तो 60 kg। अभी हमने बताया कि 2 यूनिट में करते हैं, एक PSI और एक इसमें आपका kg पर सेमी स्क्वायर में, है ना। तो जो PSI होता है वो ब्रिटिश यूनिट होता है, तो PSI का मतलब होता है पर इंच सेंटीमीटर, है ना, पर सेंटीमीटर। और kg सेंटीमीटर का मतलब किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 14.28 PSI, है ना। अब इसको आपको कन्वर्ट करना होगा तो आराम से कर लेंगे, है ना। जैसे 14.28 हो गया, है ना, 28 हो गया। अब यहाँ पे हमारा जैसे हो गया कि 7 kg प्रेशर है, उधर मत देखिएगा आप लोग। 7 kg प्रेशर है तो कितना PSI होगा? 1 PSI में हमारा क्या होता है 14.28 यानी 14.28 PSI बराबर 1 kg पर सेमी स्क्वायर होता है। तो 7 kg बराबर 99 के आसपास आएगा, 99 ठीक है, 99 का मल्टीप्लाई कर देना है अगर छोटी, और डिवाइड कर लेंगे अगर PSI से। क्या करना होगा आपको? PSI से kg में करना होगा तो डिवाइड कर लेंगे, और kg से PSI में करना होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे आपका, जैसे कि मल्टीप्लाई करने पे 100 PSI आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 7 kg का प्रेशर है, लाइन चार्ज है। जो रेड कलर का यूनिट उसमें प्रेशर में दिखा रहा है वो हमारा PSI है, और जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो kg पर सेमी स्क्वायर है। तो आप अगर कोई प्रेशर पूछता है तो इस तरह से भी बता सकते हैं कि 100 PSI है ना, या 7 kg पर सेमी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया आपका, यही क्वेश्चन था, है ना। मेरा क्वेश्चन कुछ अलग था, वो बाद में डिस्कस। हाँ ठीक है। अभी क्या है, ये हमारा इंजन है, तो हमको इसको स्टार्ट करने के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं या क्या क्या इसमें चेक करते हैं। आने के लिए आपको रेडिएटर में चेक करेंगे, रेडिएटर का वाटर चेक करेंगे, कूलेंट चेक करेंगे, कूलेंट के बाद आपका ल्यूब ऑयल चेक करेंगे। यहाँ से ल्यूब ऑयल चेक करते हैं इसका कितना है कितना नहीं है, ये हमारा ल्यूब ऑयल गेज है ना। और फिर इसके बाद बैटरी सप्लाई यहाँ से ऑन करके चेक कर लेंगे, फिर बंद कर देंगे आ रहा है कि नहीं, वोल्टेज कितना है, पीछे पैनल लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा था। उसके बाद ये हमारा कूलेंट है, और ये हमारा डीजल टैंक है। तो डीजल टैंक का जो लेवल होता है वो हमेशा 90 से अबव होना चाहिए, है ना, वो चेक करेंगे। और इसके बाद कूलेंट, तो कूलेंट में हम पानी का रेशियो भी मिलाते हैं, है ना। ये क्या रेशियो होना चाहिए? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और मशीन की कैपेसिटी पे, है ना। 2:1, 10 5:1, है ना, 3:1। तो हर चीज़ का अलग अलग टेम्परेचर रहता है। हम क्या करते हैं 1:1 का रेशियो लेके चलते हैं। यदि 1 लीटर हमने इसमें कूलेंट डाला है तो 1 लीटर हम पानी डाल देते हैं। अब कूलेंट और पानी का, कूलेंट का ठंडा का पानी क्यों डालते हैं और कूलेंट क्यों डालते हैं, दोनों इसलिए डालते हैं कि जो यदि हम इसमें प्योर पानी डाल देंगे तो क्या करेगा, ये पूरा पानी हमारा रेडिएटर के माध्यम से इंजन में सर्कुलेट करके जाता है ना, ताकि वो इंजन को ठंडा कर सके, है ना। तो जो पानी होता है उसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड का लेयर जमा हो जाता है। किसी पाइप में केवल पानी जाएगा तो उसकी हार्डनेस, जब आप पढ़ेंगे WPP वाला पंप पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखा जाता है कि आपका TDS चेक करते हैं। पानी का RO वाला बोलते हैं इसका TDS कितना है, जितना TDS है तो बढ़िया है कि नहीं है। तो वही चीज़ क्या होता है कि अगर उसमें पानी फिल्टर में नॉर्मल पानी डाल दिए हैं तो वो पानी में क्या होगा, उसका हार्डनेस कम होने की वजह से क्या होगा कि इसमें जंग लग जाता है। कहीं भी किसी भी पाइप में पानी, आप आयरन की लोहे की पाइप में पानी भर दीजिए और वो मैक्सिमम टाइम होता है तो उसमें जंग लग जाता है, जिसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड की लेयर जमा हो गई, है ना, लोहे की लेयर। आप उसको खोलेंगे तो पीला पीला टाइप निकलेगा पानी, है ना, लोहे की जंग की तरह। ये हमारा ऊपर कई जगह पाइपें नहीं खुली हैं तो हम उसको खोलते हैं तो उसमें निकलता भी है ना। तो कभी वीडियो उसमें पड़ा होगा ग्रुप में, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा इंजन क्या होता है कि एक बार डिज़ाइन किया जाता है तो इसमें आयरन का जो बहुत सही जो सिलेंडर होता है, रिंग पिस्टन होता है, इसके पास से पानी इधर उधर जाता है। हालांकि सिलेंडर ब्लॉक में पानी नहीं जाता है, बगल में जाता है ठंडा करने के लिए, है ना। तो इंजन के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे आयरन ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाएगी तो वो क्या करेगा, पंप को जाम कर देगा, है ना। तो हमारा इंजन मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये पानी हमारा क्या होगा, पानी की वजह से जंग ना लगे तो इसमें कूलेंट मेजर करते हैं।
तो कूलेंट क्या करता है, उसके हार्डनेस को कम कर देता है, फ्रिक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हमारा यहाँ पे क्या होता है, जंग नहीं लगता है। और दूसरा ये पानी का पिट्ठा अच्छा से ठंडा भी करता है ना। और ये हमारा जो सबको पता है ना, यहाँ पे हमारा ये एयर फिल्टर है, एयर क्लीनर जो बाइक में होता है ना। अब इसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे, आज देखिए नॉर्मली बता रहे हैं, पूरा डीप नहीं बता रहे हैं हम आप लोगों को, है ना। ये हमारा हाइड्रेंट मोटर है, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ऑपरेट होता है, 3 फेज सप्लाई है इसमें, ये स्टार डेल्टा में ऑपरेट होता है। और इसमें आपका 6 वायर लगे होते हैं, है ना। डेल्टा के लिए 6 वायर होते हैं, स्टार के लिए 3 वायर होते हैं। तो वो हम वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर से अपना चेंज करते रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, हम नहीं करते हैं, है ना। अगर मोटर 75% स्पीड पकड़ा तो वो ऑटोमेटिक डेल्टा में हो जाएगा, और उससे नीचे है तो वो स्टार में चलेगा, है ना। तो मोटर पहले स्टार में चलता है और फिर डेल्टा में। स्टार में करंट हाई लेता है, डेल्टा में करंट की रेटिंग कम हो जाती है, वो हो जाता है बैक ईएमएफ के कारण, है ना। अब ये हमारा उसी तरह सेम है, जॉकी पंप भी ऑपरेट होगा, वो भी हमारा 3 फेज सप्लाई से होगा, ये भी। और वाटर कटर, इसमें भी स्टार और डेल्टा वो होता है क्या? सब में स्टार देना, है ना। क्योंकि जब हमारा देखिए 10 HP के ऊपर मोटर हो गया तो जनरली हम स्टार डेल्टा में ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक्सेप्शनल आपको पता नहीं चला होगा, 50 HP का मोटर है, लेकिन वो डेल्टा में ही ऑपरेट होता है, स्टार में नहीं होता है, ड्यूल स्टार्टर से होता है ना। तो ये इशू है, उसका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो थियरी कहता है वो कहता है कि आप 10 HP के ऊपर की मोटर स्टार डेल्टा स्टार में ऑपरेट होता है, ड्यूल स्टार्टर से। तो 10 HP से ऊपर की मोटर डेल्टा में होती है, स्टार और डेल्टा दोनों होती है, उसके लिए ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, स्टार डेल्टा का प्रयोग करते हैं, है ना। अब यहाँ पे लाइन सिस्टम समझ लीजिए, वो हमारा एयर वेसल टैंक है उस साइड, है ना। और उसमें जो लगा है वो प्रेशर स्विच है। तो जो प्रेशर स्विच है वही हमारा कमांड देता है MCD को, यानी 7 kg का प्रेशर होगा तो उस टैंक में पता चलेगा, वहाँ पे एक 100 प्रेशर गेज लगा हुआ है ना। तो जैसे ही 7 kg से प्रेशर कम होगा, जैसे हमने जॉकी का या हाइड्रेंट जॉकी का रखा है 5.5, है ना, उससे प्रेशर कम होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका जो प्रेशर स्विच है वो रिले को कमांड दे देगा, उससे जैसे ही हमारा एयर वेसल टैंक में या कहीं पे भी लाइन में प्रेशर कम होगा तो वो हमारा एयर वेसल टैंक में कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो हमारी एयर वेसल की पतली सी लाइन आके पूरे हेडर में कनेक्टेड है ना। तो जब कहीं कभी हमारा प्रेशर डाउन होता है तो एयर वेसल का प्रेशर भी डाउन होगा। तो जैसे ही 5 kg से प्रेशर डाउन होगा तो हमारा प्रेशर स्विच जो है वहाँ पे रिले को कमांड देगा और वो ऑपरेट कर देगा मोटर को, है ना। फिर जैसे ही 7 kg कर देगा तो ये फिर से कमांड देगा और मोटर को रिले ऑफ कर देगा, है ना। तो जो हमारा मतलब इसका प्रेशर स्विच का फंक्शन आपका रिले से कनेक्ट है। हाँ, प्रेशर स्विच का काम ही होता है क्योंकि एक कमांड देना, ऑन ऑफ का कमांड देना, है ना। एक बैलेंस प्रेशर पे, यानी हमारा जो रेटेड प्रेशर है, हर इंडस्ट्री और हॉस्पिटल का अलग अलग है। तो हमारा जो स्टार्टिंग प्रेशर रखा गया वो कितना 5.5 है, और ऑफ वाला जो रखा गया है वो 7.5 है ना। और हर मशीन का अलग अलग रखा हुआ है, आप लोगों को बताया भी गया है ना। उसी तरह सारे प्रेशर स्विच का वहाँ पे है और दोनों कनेक्टेड है। अब हमारा ये है इंटरनल लाइन, है ना, और ये है एक्सटर्नल लाइन। ये वाला जो वॉल बंद है, हाँ, देखिए वॉल बंद है या ऑफ है, इसका पोजीशन क्या होता है कि लाइन के यदि पैरेलल में हमारा कोई भी वॉल का हैंडल है तो वो ओपन रहता है, लाइन के पैरेलल में नहीं। ये इस तरह से लाइन गई है और कोई बॉल इस तरह से है, उसका हैंडल इस तरह से है बंद है, तो वो बंद है। अगर वो इस तरह से रहेगा पैरेलल में तो वो ऑन रहेगा, है ना, कि खुला है। तो अभी देखिए पैरेलल में नहीं है, एक्सटर्नल लाइन पे है ना, तो आप नहीं है। तो हमको बॉल को भी पहचानने का यही कंडीशन है कि आते ही देख जाए। बाकी वो जो हमारा गेट वॉल है इन सब पे हमने साइन लगाया हुआ है कि ऑन पोजीशन में है कि नहीं। वैसे आप उस पर दिया हुआ है लेकिन मार्कर से वाइट लगा हुआ है, आप ताकि देखते ही पता कर लें कि वो खुला है कि नहीं, है ना। और जब फायर फाइटिंग सिस्टम में जाएंगे तो एडिशनल पार्ट का ये जो गेट वॉल होते हैं ना, ये ओपन करके आपका लॉक कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी छेड़खानी ना कर जाते, इनको कोई भी आके ऑफ कर दिया, वो गेट वॉल सर्कल का है, आपको पता नहीं चलेगा।
है ना, ऑफ कर दिया, आप निश्चिंत है कि आ रहे हैं, खुला है और इमरजेंसी हो गया, पंप पानी नहीं उठा रहा है, हो सकता है आपने ऑपरेट कर दिया तो वो एयर ले लिया, फिर वो पानी आने के बाद भी नहीं उठाएगा, है ना, तो उस समय में समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, लॉक करके रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे लॉक नहीं है, कैमरे के आगे है और उसको हमने साइन करके रखा है, और 3 लोग ड्यूटी पे रहते हैं हर शिफ्ट वाइज, तो ये वैसी कंडीशन नहीं आनी। लेकिन जहाँ पे एक ही ड्यूटी पे बंदा है, कोई जनरल ड्यूटी में कर रहा है, तो उसको लॉक करके रखा जाता है, कभी भी उसको कोई बंद ना कर। सक्शन का ना? हाँ, उधर वाला जो होता है इनलेट सेक्शन होता है, और इधर जहाँ से पानी डिस्चार्ज करते हैं उसे आउटलेट लेट बोलते हैं या डिलीवर हेडर बोलते हैं, और उसके आपका इनलेट सेक्शन बोलते हैं। ये आपका ICD उधर इनकॉमर सिस्टम है ना, कि ये कई पार्ट, मतलब जहाँ से क्या होगा कि अलग अलग बिल्डिंग को अलग अलग यहाँ से डिवाइड कर दिया गया है इस हेडर के। जैसे इनकॉमर सेक्शन वहाँ काम कर रहा था वैसे सेम यहाँ भी काम। यहाँ पे क्या है, स्प्रिंकलर हेडर बोलते हैं इसको, नीचे है ना, तो स्प्रिंकलर हेडर से हमारा RT, DNT, IPD और बेसमेंट चारों बिल्डिंग के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। अब इसमें वो हमारा उधर देखेंगे तो इनलेट सेक्शन है, वो 2 लाख लीटर का टैंक है इस तरफ, हाँ। और एक उधर है ना, तो 2 टैंक है, 2 लाख का मिला के 4 लाख का कैपेसिटी का टैंक है ना, और 2 इनलेट सेक्शन है, 2 इनलेट सेक्शन है और 3 डिलीवर हेडर है, एक स्प्रिंकलर का है, एक इंटरनल का है और एक एक्सटर्नल का है। डिस्चार्ज हेडर 3 है, एक स्प्रिंकलर का है, एक इंटरनल का है, एक एक्सटर्नल का है ना, और एक्सटर्नल में तो कहाँ जाता है? एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के एरिया के हाइड्रेंट पिलर लगे हुए उसमें जाता है। इंटरनल में तो अंदर जो मतलब ये जो आपका कैबिनेट लगा है बेसमेंट में भी दिख रहा है ना, ऐसे पूरे बिल्डिंग में लगा हुआ है, वो हो गया। और स्प्रिंकलर हेडर का मतलब जो छोटे छोटे ट्यूब लगे हुए हैं वो स्प्रिंकलर हेडर के लिए, उसमें भी ट्यूब में भी बहुत सारा थ्योरी रहता है, वो ग्लास किस मेटल का बना है, ग्लास किस कलर का है, तो उसका कोडिंग क्या होता है उसका पता है ना। और स्प्रिंकलर हेडर ये आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि फायर के सिस्टम में आ जाता है ना। आगे बताइए। अब उस तरह भी वही है, 2 गेट वॉल लगे हैं, एक गेट वॉल के बाद आपका स्टेनर लगा हुआ है, स्टेनर का काम होता है फिल्टर करने के लिए। फिर उसके बाद आएंगे तो फिर आपका गेट वॉल लगा है, वो किससे लगा हुआ है, कनेक्टेड है आपका DG इंजन से, और सारे पंप में लगा हुआ है ना। फिर उसके बाद एक एक्सपेंशन बिलो लगा है जिसे वाइब्रेशन ऑब्जर्वर बोलते हैं ना, वो क्या करता है मशीन के वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है ना, कम करता है एक तरह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्सपेंशन बिलो या रबर बिलो भी बोलते हैं उसे, है ना। उसी तरह जहाँ पे भी रबर वाला दिख रहा है वही है उसका काम, है ना। फिर उसके बाद ऊपर आपका NRB लगा हुआ है ताकि पानी नीचे न आए, है ना। एक बार लाइन चार्ज हो गया तो फिर उसका पानी नीचे न आए। NRB के बाद फिर एक बॉल लगा हुआ है, कोई भी मेंटेनेंस करना हुआ तो वहाँ से बॉल को दोनों बीच में बंद करके हम कर सकें, है ना। यानी इनलेट सेक्शन का बॉल पूरे लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना है। यदि हमारा केवल DG का पंप खराब हुआ है तो एक DG का इनलेट वाला गेट वॉल बंद करेंगे और दूसरा डिलीवर वाला बटरफ्लाई वॉल बंद करेंगे, दोनों को बंद करके बीच में NRB खराब हुआ, रबर बिलो खराब हुआ, पंप खराब हुआ, कुछ भी खराब हुआ हम आराम से इजीली कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो पूरे लाइन को इंटरप्ट करना पड़ता है ना, तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे। अब इनको ऑपरेट कैसे करते हैं इधर समझ लीजिए, पर स्प्रिंकलर हेडर फिर हम बता देते हैं ना। बाकी सेम सबका प्रोसीजर है, हर पंप के बाद एक आपका बटरफ्लाई वॉल लगा है, फिर एक्सटेंशन बिलो लगा हुआ है, फिर डिलीवर हेडर में एक्सटेंशन बिलो लगा है, फिर NRB लगा है, प्रेशर गेज लगा है, प्रेशर गेज के बाद वहाँ पे आपका फिर से बटरफ्लाई वॉल लग गया है ना। अब ऊपर देखेंगे ये डिलीवर हेडर है ना, हाँ, इसमें भी एक NRB लगा है, एक गेट वॉल लगा है ना। ये आपका क्यों लगा है, NRB जो होता है ना, ये हमारा इधर देखिए DG पंप है, तो हमें पहले ही बताया कि DG इमरजेंसी के लिए रखा गया, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं आएगा तो उसका पानी इधर पूरा जा सकता है, सप्लाई कर सकता है। और दूसरा ये हमारा हाइड्रेंट पंप का मतलब नहीं होता है कि केवल हाइड्रेंट लाइन को पानी दे, हाइड्रेंट पंप जो है इसका मतलब ये सबको पानी दे सकता है ना। मेन पंप हो गया उसका, हाइड्रेंट वाले के मेन पंप लिखा था वहाँ पे, है ना। तो ये क्या करेगा, सारे पंप को पानी दे देगा, स्प्रिंकलर पंप को दे देगा, जॉकी पंप को दे देगा, इंटरनल लाइन को, और एक्सटर्नल लाइन को, स्प्रिंकलर लाइन को, है ना। फिर उसके बाद ये हमारा जो स्प्रिंकलर पंप है ये केवल स्प्रिंकलर के लिए सेपरेटली बनाया जाता है, इसका पानी किसी को दे नहीं सकते।
तो अब इधर से तो पानी चला जाएगा, लेकिन उधर से पानी नहीं आने आएगा, पाएगा। इसीलिए वहाँ पे एनआरबी लगा दिया गया है ना। स्प्रिंकलर को सेपरेट इधर से पानी चला जाएगा, हाइड्रेंट वाला पानी चला जाएगा। डीजी के तरफ से हमेशा ये देखिए ऊपर डिलीवर हेडर में जो एनआरबी लगा है ना, उसको पहचानने के लिए एक ही तरीका है। देख लीजिए जिस तरफ डीजल इंजन लगा हुआ है, बस डीजी उसी से तरफ पानी ऐसे जाएगा, और दूसरी तरफ से जो पंप लगा है नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर आप पंप पे लिखा भी नहीं है कि स्प्रिंकलर पंप है क्या है, तो आप समझ भी जाएंगे कि जिस तरह से एनआरबी के बाद जो पंप लगा है, बड़ा पंप है, वो स्प्रिंकलर पंप होगा, जो छोटा पंप होगा स्प्रिंकलर जॉब होगा, और एक वाटर का पंप होगा, है ना। ये हमारा गैंगवेल सिस्टम है ना, इसको हम बोलते हैं गैंगवेल सिस्टम। दूसरा नाम है इसका स्पार्मेशन कंट्रोल वाल्व, है ना। अब इसमें क्या क्या चेक करते हैं, ये भी हमारा छोटा स्टेनर है, मिनी स्टेनर, यानी इसमें जो भी पानी जाए वो हमारा क्या होगा, छन बन जाएगा। फिल्टर होके जाए, ये खराब ना हो। और उसके बाद यहाँ पे हमारा 2 एनआरबी लगा होता है। एक तो यहाँ पे पानी होता है, जो 2 प्रेशर गेज है, एक पहले का प्रेशर दिखाता है, यानी एनआरबी के पहले का दिखाता है, और दूसरा लाइन के डिस्चार्ज का प्रेशर कितना है ना। तो एक पाइप नीचे लगा है और दूसरा पाइप ऊपर लगा हुआ है ना, तो इसी बीच में हमारा एनआरबी होता है। तो ये हमारा नीचे का प्रेशर गेज को करता है और ये ऊपर का करता है ना। अब हमारा ये जो होता है हमेशा ऑन पोजीशन में होता है ना। जब भी कहीं पे लाइन का पानी ड्रेन होगा तो ये हमारा जो एनआरबी है ओपन हो जाएगा, यानी कहीं पे पानी अगर हम खाली कर रहे हैं या कोई स्प्रिंकलर फूट गया तो इसी लाइन से पानी जाएगा। तो जब इससे पानी जाएगा तो हमारा नीचे ये पानी भरा हुआ है, जॉकी पंप देगा पानी और वो फिर जाएगा, तो ये एनआरबी जो होगा खुल जाएगा। जैसे ही एनआरबी खुलेगा यहाँ से हमारा पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो एनआरबी बंद है तो पानी नहीं जा रहा है, वो स्थिर मूवमेंट में है ना। पानी है लाइन में लेकिन वो फ्लो मूवमेंट में नहीं है। जैसे ही ऊपर के लिए फ्लो होगा तो इधर भी तो फ्लो होने लगेगा, पानी हमेशा जिधर रास्ता मिलेगा उधर फ्लो करेगा, है ना। तो जब यहाँ पे फ्लो करेगा तो यहाँ से आ जाएगा ये गैंगवेल में, है ना। हेलो, हाँ सर, हाँ 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 ठीक है, भेजता हूँ। अच्छा ठीक है बुरा जा रहा है। सर, आ रहे हैं अभी ना, तो थोड़ा आप लोग